दोस्तों नमस्कार। हम लोग अब तक इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले थे भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। तो कुछ फैक्चुअल डेटा है उसको लिख लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। वर्ल्ड में नेशनल इनकम अगर कहीं फर्स्ट टाइम काउंट किया गया तो ब्रिटेन में, और कब? 1665 में। एक वहां पे व्यक्ति थे, सर विलियम पिट्टी। क्लियर? इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दिया था। ठीक। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। और कब लगाया? 1876 में। क्लियर? लेकिन इनका जो रिपोर्ट का जो प्रकाशन था ये 1876 में है, लेकिन इन्होंने आंकड़े कब के लिए थे? तो इनके द्वारा जो आंकड़े लिए गए थे ये 1865-66 के थे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दो प्रश्न पूछा जा सकता है। आंकड़े कब के लिए गए थे? तो 1865-66 के। और आंकड़ों का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1876 में। इसकी विशेषता और थी कि यह जो अनुमान था यह एग्रीकल्चर पर आधारित अनुमान था। तो कैसा अनुमान था ये एग्रीकल्चर पर आधारित अनुमान था। दूसरा, क्या ये वैज्ञानिक अनुमान था? तो वैज्ञानिक अनुमान नहीं था। और कुछ पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो राष्ट्रीय आय बताया उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी इन्होंने बताई? तो इन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति जो आय जो बताई वो कितना था? 20 रुपये बताया। ठीक है, इसको अब लिख लीजिएगा। फिर आता है 1931 और एक व्यक्ति हुए भारत में, वी के आर डी राव। इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत किया। तो दो प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नेहरूजी। लेकिन दादा भाई नेहरूजी का जो अनुमान था वह वैज्ञानिक अनुमान नहीं था। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का जो पहला वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत किया गया वह वी के आर डी राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 1931 में। इसमें इन्होंने अर्थव्यवस्था के दो सेक्टर को शामिल किया, और दो सेक्टर क्या थे? कृषि और उद्योग। इन्होंने किस सेक्टर को लिया था? इन्होंने लिया था जो है कृषि को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अगस्त 1949 की।
अगस्त 1949 में क्या हुआ? तो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और इसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया पीसी महालनोबिस को। ठीक। और इनके साथ जो इसमें सदस्य थे उसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे D.R. गाडगिल और एक तो यही थे V.K.R.T. राव। क्लियर? इसके जो सलाहकार थे वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया साइमन कुजन्स। ठीक है। और ये व्यक्ति कौन है? ये है जीडीपी का जनक। इसी ने जीडीपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था। ठीक। तो ये महापुरुष कौन है? तो ये पहले यूएसए में, ये पहले जो है यूएसए में वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री था उसमें ये क्लर्क था। क्लियर? तो इसे आप नोट कर लेंगे। तो यह जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन है इसके जो हेड है वो पीसी महालनोबिस हैं। तो हम इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं महालनोबिस समिति। क्या कहते हैं? महालनोबिस समिति। और इसी की सिफारिश पर दो संस्थाएं बनी। एक संस्था का नाम था CSO और एक संस्था का नाम था NSSO, जिसका 2015 में विलय करके NSO बनाया गया। ठीक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मिश्रित विधि का प्रयोग करेंगे। मिश्रित विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए सारा जो इंफॉर्मेशन है ये आपको याद करना है। ये फैक्चुअल डेटा, इसमें कुछ समझाने लायक चीज नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इस पे जोर नहीं दे रहे। ठीक है। अब ये जो NSO है ये क्या करता है? तो ये नेशनल इनकम की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना यही संस्था करती है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक। तो इतना आपने देख लिया। तो आइए इस महान व्यक्ति के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसी से प्रश्न पूछा जा सकता है इनके व्यक्तिगत जीवन से। तो पीसी महालनोबिस ये कौन है भाई? तो इन्हें हम कहेंगे ये भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन तो यही है। इन्हीं के जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इन्होंने कलकत्ता में ISI की स्थापना की। ठीक। इन्होंने और क्या किया? इन्होंने सैंपल सर्वे की शुरुआत की। सैंपल सर्वे क्या है आप लोग जानते होंगे। और इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने महालनोबिस गैप की अवधारणा दी। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सारे फैक्ट हैं, ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसमें किसी भी प्रकार का दिमाग लगाए बिना इसको इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। महालनोबिस गैप की अवधारणा किसने दी? तो इन्हीं ने दी। कलकत्ता में ISI की स्थापना किसने की? तो इन्होंने की। सैंपल सर्वे कौन शुरू किया? इन्होंने शुरू किया। ठीक है। अगला लिखिए, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली। ठीक। तो सन 2000 में एक अर्थशास्त्री थे C रंगराजन। इनकी अध्यक्षता में सांख्यिकी समिति का गठन किया गया। सांख्यिकी समिति का गठन किया गया। ठीक है। और इसी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ। ठीक। तो इसका गठन कब हुआ? जुलाई 2006 में। और इसका जो हेड है, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया भारत का मुख्य सांख्यिकी अधिकारी। इसे क्या कहा गया? भारत का मुख्य सांख्यिकी अधिकारी। और पहले मुख्य सांख्यिकी अधिकारी कौन थे? तो हम लोग इनका नाम जानते हैं, सुरेश तेंदुलकर। ये वही तेंदुलकर हैं जिन्होंने गरीबी के विषय में रिपोर्ट पेश किया था। सुरेश तेंदुलकर का सचिन तेंदुलकर से कोई संबंध नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक। अब हम जिस संस्था का जिक्र कर रहे थे, NSO, तो NSO का कार्य भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है? NSO
राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आर्थिक जनगणना करता है। और क्या करता है? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना हम लोगों ने किया, पिछले 3 दिन से वही कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आर्थिक जनगणना क्या होता है। तो हेडिंग लिखिए, आर्थिक जनगणना। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, भारतीय सीमा क्षेत्र के या भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर अवस्थित भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की गणना। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की गणना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्थिक जनगणना। क्या कहलाएगा? आर्थिक जनगणना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये घरेलू सीमा क्षेत्र नहीं कह रहा है, ये भौगोलिक सीमा क्षेत्र कह रहा है। घरेलू सीमा क्षेत्र और भौगोलिक सीमा क्षेत्र में हम लोगों ने अंतर देखा था पिछले 2 दिन में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। भारत की भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की गणना। क्लियर? ठीक है, तो भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी वो हुई थी 1977 में, और ये पहला था। और जो 7वां प्रस्तावित था, ये प्रस्तावित था 2019 में, लेकिन ये नहीं हुआ कोविड की वजह से। ठीक है, और 6वां नंबर का कब था? तो 6वां नंबर का हुआ था 2013 में। तो इस बात का ध्यान देंगे। तो अब तक कुल कितना हो चुका है? अब तक कुल 6 हो चुका है, 7वां प्रस्तावित था, नहीं हुआ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि एक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रतिष्ठानों की गणना। तो प्रतिष्ठान क्या होते हैं? प्रतिष्ठान क्या होते हैं? ठीक, तो पहली कंडीशन ये है कि प्रतिष्ठान होने के लिए, औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के लिए उस संस्था का भारत देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होना चाहिए। यदि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर नहीं है तो उसे हम प्रतिष्ठान नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा, जो भी वो इंस्टीट्यूट हो, जो भी संस्था हो, वह क्या हो? वह उत्पादन में संलग्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के बगल में फैक्ट्री खोल के बैठे हैं और कह दिया कि यह देश की भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर तो है, इसलिए आप गणना क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आपने फैक्ट्री खोल के रखा हुआ है लेकिन वो फैक्ट्री काम नहीं कर रहा है, वहां से किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह उत्पादन में संलग्न नहीं है। तो जब उत्पादन में संलग्न नहीं है तो उसे हम प्रतिष्ठान भी नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा, उत्पादन का
एक हिस्सा कहाँ हो? बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कोई संस्था हो, कोई फैक्ट्री हो, उत्पादन भी हो रहा हो, लेकिन बस उत्पादन हो रहा हो, वहां से उसका प्रोडक्ट जो है वो बाजार में खरीदने बेचने के लिए न जा रहा हो। केवल आप उत्पादन कर रहे हैं, बाजार में नहीं जा रहा है। तो प्रतिष्ठान होने के लिए 3 शर्त है। क्या शर्त है? कि वह संस्था जो है देश की भौगोलिक सीमा के भीतर हो, दूसरा उत्पादन में संलग्न भी हो, और तीसरा जो भी उत्पादन हो रहा है वह बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध भी हो। ठीक। तो उत्पादन का एक हिस्सा का मतलब ये है कि मान लो कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जो पेंसिल बनाती है, और इसने बना दिया 1 साल में 1 लाख पेंसिल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख पेंसिल जो है तुरंत मार्केट में चला जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 75,000 का स्टॉक इन्होंने अपने पास रखा हो और 25,000 पेंसिल ही बाजार में गई है। तो अगर एक हिस्सा भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100% उत्पाद बाजार में जाए ये आवश्यक नहीं है। उसका एक हिस्सा भी गया है तब भी ठीक है, तब भी उसको हम प्रतिष्ठान मानेंगे। ठीक। और सबसे बड़ी बात, 3 कंडीशन के बाद एक कंडीशन और है, उसको भी समझ लीजिए क्या है वो। कह रहा है कि ये जो आर्थिक गणना है ये कैसी क्रिया है? ये गैर कृषि क्रियाकलाप है। ठीक ना। अगर कोई ऐसा क्रियाकलाप है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है तो फिर इसे हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 3 कंडीशन में है क्या होना चाहिए और एक कंडीशन में है कि क्या नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। टोटल 4 कंडीशन है। अब आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसे हम 2 क्षेत्र में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं संगठित क्षेत्र और एक को हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। ठीक। तो एक समिति थी जिसका नाम है अर्जुन सेन समिति। लोगों ने पूछा कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अर्जुन सेन समिति ने कहा कि ऐसी संस्था जहां 10 या 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं। ऐसी संस्था जहां 10 या 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं उसे हम क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है, इसे जो है देख लीजिएगा। ठीक। आइए अगला है आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। तो इसे हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, इसे हम कहेंगे द्वितीय क्षेत्र और इसे कहेंगे तृतीय क्षेत्र।
ठीक। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि संबंधी क्रियाकलाप। कृषि संबंधी क्रियाकलाप। दूसरा क्या आएगा? वन तथा लट्ठे। तीसरा आएगा मत्स्य पालन। और चौथा आएगा खनन व उत्खनन। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये चार चीजें आएंगी, लेकिन इसमें की जो ऊपर की तीन चीजें हैं ये आती हैं कृषि क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो खनन व उत्खनन है यह कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। यदि आपसे परीक्षा में कृषि क्षेत्र पूछेगा तो कृषि क्षेत्र में केवल कृषि संबंधी क्रियाकलाप, वन तथा लट्ठे और मत्स्य पालन आएगा। लेकिन अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र पूछेगा तो कृषि संबंधी क्रियाकलाप, वन तथा लट्ठे, मत्स्य पालन, खनन व उत्खनन, ये चारों आएंगे। तो ये दोनों में अंतर है। अगला आता है द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? विनिर्माण। अगला निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, गैस। परिवहन, भंडारण, संचार। ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, चारों को। तो चारों द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और चारों उद्योग क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ पे चार प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, लेकिन ये तीन ही कृषि क्षेत्र में आएंगे। ये यहाँ पे अंतर है। ठीक है, अगला है जो तृतीय क्षेत्र। तो इसमें तृतीय क्षेत्र में क्या होगा? बैंकिंग, बीमा, और रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा और अन्य सेवाएं। तो ये सब क्या है? इसी को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक, अब हाल ही में दो चीजें और हैं। एक को हम कहते हैं चतुर्थ क्षेत्र और एक को हम कहते हैं पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है? इसमें आएगा नॉलेज इकोनॉमी, म्यूचुअल फंड और रिसर्च। नॉलेज इकोनॉमी, म्यूचुअल फंड और रिसर्च। और पंचम क्षेत्र में क्या आता है? गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब, और क्या आएगा? सर्वोच्च निर्णय। जैसे कंपनी के सीईओ वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो दिन भर बैठकर डिसीजन लेते रहते हैं कंपनी के हित में, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। उनका काम यही है, दिन भर डिसीजन लेना। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जिनका काम केवल निर्णय लेना होता है वो बेसिकली पंचम क्षेत्र के व्यक्ति कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आई थी।
यहाँ विनिर्माण और यहाँ निर्माण। एक बार इसको देखे समझ लेते हैं ये क्या है। देखें, एक शब्द लिखा था विनिर्माण और एक शब्द लिखा था निर्माण। निर्माण दो टाइप का होता है, एक होता है पक्का और एक होता है कच्चा निर्माण। और विनिर्माण ये दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं पंजीकृत और एक को हम कहते हैं गैर पंजीकृत। ठीक है, पंजीकृत की क्या डेफिनेशन है? यदि कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसी अगर फैक्ट्री है जहां पे 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हों, कितना? 10 से अधिक लोग, 10+, तथा वहां पावर का प्रयोग हो रहा हो, पावर माने बिजली, शक्ति का प्रयोग हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये पंजीकृत विनिर्माण है। दूसरा क्या है? दूसरा 20 या 20 से प्लस हो तथा पावर ना हो। तो यदि ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, या तो 10 से अधिक लोग हों और पावर हो, या 20 या 20 से अधिक लोग हों और पावर नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे पंजीकृत विनिर्माण। दूसरा कह रहा है कि यदि 10 से कम लोग हों तथा पावर हो, तो इसे हम गैर पंजीकृत विनिर्माण कहेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 20 से कम हो और क्या हो? पावर नहीं हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे गैर पंजीकृत विनिर्माण। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, कभी पूछ लिया गया में तो बढ़िया है, नहीं पूछेगा तो अपने लिए अब इसको समझते रहिए कि फैक्ट्री में क्या होगा तो क्या मानेंगे। ठीक, आइए अगली चीज देखते हैं। एक होता है गिग इकोनॉमी। ये शब्द आपने बड़ा सुना होगा। इसकी हिंदी होती है ठेके की अर्थव्यवस्था। सरकार इस पर बड़ा ध्यान दे रही है आजकल। देश में इतनी बेरोजगारी है कि आराम से फलेगा फूलेगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आप दो स्थिति सोच के देखो। एक स्थिति ऐसी है कि जहां पे काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो श्रम बल है, वो बहुत ज्यादा है और रोजगार के जो अवसर हैं वो कम है। दूसरा, श्रम बल ये कम है और रोजगार ये अधिक है। ठीक है, तो यदि सरकार के पास काम ज्यादा होगा और काम करने वाले कम होंगे, ये वाली स्थिति है। सरकार के पास काम ज्यादा है, काम करने वाले कम हैं, तो यहाँ पे इनका जो प्रभाव होगा वो अधिक होगा। काम करने वालों का प्रभाव वो
अधिक होगा। ठीक है, आपने पहले के समय में सुना होगा कि सरकार जो है पकड़ के नौकरी देती थी, तो वही स्थिति थी। जब लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी तो वो स्थिति थी, क्योंकि सरकार के पास रोजगार के अवसर अधिक थे और उस पद के योग्य व्यक्ति कम थे। तो सरकार को चूंकि काम करवाना था, काम करना था, तो उन्होंने किया। लेकिन समय बदला और हम हो गए 140 करोड़। तो अब क्या स्थिति है, वो रोजगार के अवसर कम है और काम करने वाले ये बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी सरकार? देखो, अब इनके पास दो विकल्प है। आपने एक फिल्म देखा होगा, थ्री इडियट्स। उसमें वो जो लास्ट में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू लेने वाले महानुभाव से क्या बोलते हैं, भैया सैलरी कितना लोगे डिसाइड कर लें। अगर एक पोस्ट के लिए, अगर एक पोस्ट है, इसके लिए 3 लोग हैं और एक पोस्ट के लिए 50 लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि समझौता करने की या मोल भाव करने की किसकी स्थिति अच्छी बनेगी? यहाँ पे देखो, श्रम बल यदि बहुत अधिक न होता, एक संतुलित होता, तो हम सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाली कंपनी से, सामने वाली पार्टी से कह सकते थे कि नहीं, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए, मुझे साल भर में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश चाहिए, मुझे मेडिकल की सुविधा चाहिए, मैं रिटायर होऊंगा तो आप मुझको कुछ फंड देंगे, कुछ पेंशन देंगे। ये बातें आप कह सकते थे। लेकिन काम करने वाले इतने अधिक लोग हैं कि इनको भी अपना जीवन यापन करना है, किसी भी कीमत पे करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सबको ठेके पे भरो। कहाँ भरो? ठेके पे। अब ठेके पे भरो मतलब, देखो ऐसा है, हम तुमको नौकरी पे नहीं रख रहे हैं, हम तुमको काम पे रख रहे हैं। काम मतलब तुम इतना पैसा ले लो, ये वाला काम खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे आपने काम खत्म किया, आपको पैसा मिला, उसके बाद हम आपके हैं कौन? फिर आपको पेंशन मिलेगी कि फंड मिलेगा, मेडिकल मिलेगा कि छुट्टी मिलेगा, इससे उस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसने आपको पर्टिकुलर उसी काम के लिए रखा हुआ था। और ऐसी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति तब आएगी जब श्रम बल बहुत अधिक होगा, बेरोजगारी बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो गिग इकोनॉमी क्या है? ये ठेके की अर्थव्यवस्था है। अब राज्य सरकारें जो है जगह जगह, जैसे राजस्थान की सरकार थी, कर्नाटक की सरकार थी, तो इसने इसके विषय में कानून जो बनाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। देखते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो ये पढ़ रहे थे, ये नेशनल इनकम था, और 4 क्लास में हमने जो है नेशनल इनकम को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद टैक्सेशन को पढ़ेंगे या फिर प्लानिंग को पढ़ेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो आप चारों वीडियो को अच्छे से देखेंगे, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, और वीडियो देखते समय एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तब वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नमस्कार।